नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे। आज से 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हरिद्वार पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सोमवार को विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित भी करेंगे राष्ट्रपति। नैनीताल राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे राष्ट्रपति। तो मंगलवार को कुमाऊं विश्वविद्यालय का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जमीन से लेकर आसमान तक पहरा रहेगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय दौरा उत्तराखंड में है। आज हरिद्वार में भी दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें पहुंचेंगी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पतंजलि विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम होगा और इसके बाद देहरादून राष्ट्रपति भवन में पहुंचेंगी। राष्ट्रपति आशियाने में पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अगले दिन यानी कि 3 नवंबर को विधानसभा सत्र को भी संबोधित करेंगे राष्ट्रपति। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर पूरी तरह से अलर्ट नजर आने लगा है। हरिद्वार देहरादून में आज सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं भी कर ली गई हैं। तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और ऐसे में कई क्षेत्रों को जीरो जोन भी रखा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पहुंचने से पहले ही व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर लिया गया है। जमीन से लेकर आसमान तक कड़ा पहरा रहने वाला है और लोगों से अपील भी की गई है कि घरों से बाहर निकलने से पहले एक बार रूट चार्ट जरूर देख लें। कई जगह पर रूट डाइवर्ट किए जाएंगे। और ऐसे में सत्र आहूत किया जा रहा है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह की तैयारियां देखी जा रही है राष्ट्रपति के आगमन को लेकर? देखिए विशाल, राष्ट्रपति द्रौपदी का आज जो है से उत्तराखंड दौरा शुरू हो गया है, जिसमें जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय दौरे पर जो है उत्तराखंड रहेंगी। वह सुबह करीब 1:15 पर पहुंच गए थे। गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे थे, उन्होंने स्वागत किया है। उसके बाद वह सीधे हरिद्वार कार्यक्रम में करेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो रजत जयंती के अवसर पर कल विधानसभा सत्र में भी वह हिस्सा लेंगी, जहां पर वह उनको विशेष सत्र को संबोधित करेंगी, क्योंकि विशेष सत्र जो है 25 साल पूरे होने पर स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उसके दौरान जो है विशेष सत्र का जो है आयोजित किया गया है, उसमें जो है वो संबोधन करेंगी। और उसके बाद अगर देखा जाए तो वह संबोधन से अगले दिन नैनीताल जो है राजभवन और मंगलवार कुमाऊं विश्वविद्यालय में कार्यक्रम जो है उनका निर्धारित है, वहां पर पहुंचेंगे। तो यानी कि जो है राष्ट्रपति के कार्यक्रम 3 दिवसीय जो है पूरी तरह से पहले से ही तय है। उनको लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं, वो राष्ट्रपति के आगमन को लेकर के पुलिस प्रशासन पहले से ही अलर्ट था। और तेलंगाना जगह पर पुलिस प्रशासन जो है वो तैनात किया गया था। पुलिस जो छावनी में तब्दील किए गए इलाकों को रूट डाइवर्ट किया गया है। तो सुरक्षा के चाक चौबंद जो है व्यवस्था की गई है। और स्वागत की अगर हम बात करें तो उनका स्वागत किया गया है। इसके साथ साथ तमाम जो साज सज्जा जो है तैयारियां जो है वो की गई है, क्योंकि रजत जयंती के अवसर पर यहाँ पर ये दौरा है। जी, लेकिन जिस तरह से योगेश बताया जा रहा है कि आज हरिद्वार में सबसे पहले पहुंचेंगे, फिर उसके बाद देहरादून में आएंगे और नैनीताल भी उनका कार्यक्रम है, यानी कि 3 जिलों में ये कार्यक्रम रहने वाले हैं और सुरक्षा व्यवस्थाओं के कड़े इंतजाम भी इस दौरान कर लिए गए होंगे। ऐसे में व्यवस्थाएं किस तरह की रहने वाली हैं और जायजा अभी तक किस किस ने ले लिया है? देखिए ये कार्यक्रम पहले से ही विशाल को तय हो गए थे कि यहाँ पर जो है राष्ट्रपति का दौरा रहेगा और इस दौरान वह 3 जनपदों में जाएंगी। 3 जनपदों के अनेकों कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जैसे वो आज हरिद्वार में पहुंची है तो वहाँ पर पतंजलि विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी और वहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होकर इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाली है। कुछ देर बाद वहाँ पर कार्यक्रम में वो पहुंच जाएंगी, क्योंकि वह उत्तराखंड पहुंच चुकी है। तो निश्चित तौर पर वो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उसके बाद इस तरह से कल
विशेष सत्र में जो है संबोधन उनका होना है, अखबार नहीं कहा जाना, तो इसको लेकर तमाम पुलिस व्यवस्था जो है पहले से चाक चौबंद कर ली थी। डीजीपी ने इसको लेकर के पूरी मॉनिटरिंग की थी, तमाम जिम्मेदारी निर्धारित की थी और इसके लिए बाहर से फोर्स बुलाया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। अंतरिम जनपदों की पुलिस व्यवस्था जो है वहां पर लगाई गई है ताकि जो है इलाका छावनी में तब्दील रहे, सुरक्षा में कोई चूक ना हो। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में मैदान से लेकर पहाड़ तक इगास पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया है। शनिवार को देहरादून मुख्यमंत्री आवास पर इगास और बूढ़ी दीपावली पर एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। सीएम धामी, ज्यादातर कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायकों का जमावड़ा लगा रहा। मुख्यमंत्री ने लोक मान्यताओं के अनुसार परंपरा रूप से भैलो भी खेला। कार्यक्रम में सभी कलाकारों और प्रतिभागियों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित भी किया और कहा कि उत्तराखंड सरकार लोक कलाकारों के उत्थान, लोक परंपराओं को बढ़ावा देने और कल्चर बेस्ड रोजगार को प्रोत्साहित करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। जिस प्रकार पूरे देश में सांस्कृतिक गौरव और विरासत का पुनर्जागरण हो रहा है, उसी तरह उत्तराखंडवासी भी अपने लोकपर्व विकास को उत्साह, आस्था और हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराएं ही हमारी पहचान है। इस पर्व के दिन से ही आज हम राज्य स्थापना के 25 वर्ष जो पूरे हो रहे हैं, उन 25 वर्षों का भी उत्सव, रजतोत्सव के रूप में हम सब मना रहे हैं। 25 वर्षों में राज्य ने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं, अनेक उपलब्धियां हमारे पास आई हैं और आगे के 25 सालों के लिए एक रोड मैप बनाकर हम सब काम करेंगे। उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बने। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारा राज्य उनकी प्रेरणा से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और 25 सालों का रोड मैप लेकर जो बाबा केदार के प्रांगण में उनके मुंह से शिव रूपी शब्द निकले थे, वो शिव रूपी शब्द कोई सामान्य शब्द नहीं थे, वो शिव के धाम में निकले और ये दशक उत्तराखंड का होगा, उनके शब्द हैं। इन शब्दों को साकार करने के लिए हमको पूरे प्राणों प्रण से, पूरे मनोयोग से, परिश्रम के साथ जो उत्तराखंड वासी उत्तराखंड में रहते हैं और जो पूरे देश और दुनिया में प्रवास करते हैं, वो सभी मिलकर राज्य की प्रगति में, राज्य की गति में, राज्य की उन्नति में अपना योगदान दें। मैं उन सबसे भी अपेक्षा करता हूँ। मैं सभी को इस लोक पर्व की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देहरादून में खेल विभाग की ओर से आयोजित की जा रही राज्य स्तरीय अंडर 17 फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए चंपावत की टीम का टनकपुर स्टेडियम में चयन होने जा रहा है, जिसके लिए शनिवार को फुटबॉल कोच नितेश ढेक के नेतृत्व में लोहाघाट से खिलाड़ी टनकपुर के लिए रवाना हुए। लोहाघाट नगर पालिका के बजरंग बली वार्ड के सभासद सुरेश पटियाल की ओर से टीम के खिलाड़ियों और कोच को शुभकामनाएं देकर रवाना भी किया गया। तो मैं कोच साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो इनके मार्गदर्शन में खिलाड़ी हमारे आज टनकपुर प्रतिभाग करने जा रहे हैं। समय समय पर इनके द्वारा जीआईसी मैदान में भी खेल प्रतियोगिता कराई जाती हैं, जिससे हमारे युवा साथी नशे मुक्त होकर खेल की तरफ बढ़ते हैं। खेल में आज ऐसा है कि पढ़ाई से ही कैरियर नहीं बन रहा, आजकल खेल कूद से भी बहुत सारे कैरियर बन रहे हैं, तो इसमें भी आगे जाएंगे हमारे युवा साथी है। क्या चाहेंगे? सरकार के द्वारा भी समय समय पर बहुत सारी योजनाएँ चलाई गई हैं और इसी क्रम में जो ये खेल योजनाएँ चलाई गई हैं, इससे युवा साथियों को अपना प्रदर्शन करने का और आगे जाकर के दूसरे राज्य में जाकर के देख के उनके खिलाड़ियों से कुछ सीख करके आगे अपना भी खेल को ऊंचा स्तर में ले जाया जाता है। अभी टनकपुर हमारा जिला स्तरीय टूर्नामेंट है, खेल विभाग द्वारा ये आयोजित है। उसके बाद वहाँ से देहरादून के लिए टीम सिलेक्टेड होगी। जो प्लेयर वहाँ से सिलेक्शन होगा जिनका, वो जाएंगे उधर से। अभी कुछ सालों से बहुत अच्छा प्रदर्शन है इनका और ये जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय में अभी प्लेस भी मार चुके हैं। ये चंपावत जिले की टीम है। अभी सरकार द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया गया है, तो आने वाले टाइम पे अपना भविष्य बनाएंगे ये। आज तो अभी फ़िलहाल हम टनकपुर जा रहे हैं, जो कि ये डिस्ट्रिक्ट की खेल प्रतियोगिता है।
उसके बाद वहाँ जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो वहाँ से देहरादून जाएंगे ज़िले की टीम में। तो इससे हमें फ़ायदा तो होता ही है, एक्सपीरियंस बढ़ता है हमारा, सीखते हैं हम और जगह अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं। रहती है अब वो गेम पे भी निर्भर है और मेहनत ज़्यादा चाहिए। मेरा तो यही सोचना है कि खेल के उससे ही भविष्य बने। उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद के क्षेत्रीय केंद्रीय पटवा डागर में किसानों को मॉडर्न और स्मार्ट खेती के तरीके बताए गए, जिसमें ये बताया गया कि किसान खेती के साथ मोन पालन, मत्स्य पालन और मशरूम उत्पादन कर सकते हैं, जिसमें कम खर्च और कम मेहनत से वो ज़्यादा आमदनी भी अर्जित कर सकते हैं। दरअसल उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती के उपलक्ष्य में क्षेत्रीय केंद्रीय पटवा डागर के सभागार में किसानों के लिए गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। किसान भाइयों का एक कार्यक्रम जो आज आयोजित किया है, उसका जो मेन उद्देश्य है, एक साइंटिस्ट जो लैब के अंदर डिस्कवर करते थे वो फील्ड तक जाना चाहिए। ये एक बहुत ही पुरानी और अच्छी कहावत है। हमने उत्तराखंड काउंसिल फॉर बायोटेक्नोलॉजी ने इसको हमने रिवर्स किया है। रिवर्स क्या, जो फार्मर अपने खेतों में, अपने घरों में, अपने फील्ड में जो भी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, हम यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट में बुला के और वैज्ञानिकों से उनके जो समस्याएं हैं उनको निदान करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें चाहे वो मशरूम उत्पादन हो, चाहे उसमें मधुमक्खी उत्पादन हो, चाहे उसमें वो मछली उत्पादन हो, चाहे गाय का पालन करना हो, और चाहे वो बकरी का पालन करना हो, मुर्गी का पालन करना हो। गदरपुर के 15 बटालियन एनडीआरएफ में 1 मिनट गेम प्रतियोगिता का समापन हो गया है। इस मौके पर कमांडेंट सुदेश कुमार दराल ने कहा है कि 1 मिनट ड्रिल और तैराकी की कई प्रतियोगिता कराई गई हैं, जिसमें 11 मेडल 13 बटालियन लुधियाना पंजाब ने जीते और 1 मिनट ड्रिल की प्रतियोगिता का गोल्ड मेडल 15 बटालियन एनडीआरएफ को मिला है। इन खेलों का मुख्य उद्देश्य जवानों अधिकारियों में खेल भावना विकसित करना और खुद को योग्य साबित करना भी है। देखिए, जैसे आपको विदित है, पिछले 3 दिनों से यहाँ पर नॉर्थ जोन की 4 वाहिनियाँ हैं, उनके बीच में 3 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं, जिनमें स्विमिंग, 1 मिनट ड्रिल और बैडमिंटन प्रतियोगिता थी। तो सभी टीमों ने अपना बेस्ट दिया इसमें। और स्विमिंग में जैसा हम बात करें तो हमारी 13वीं वाहिनी है, उसने सभी 11 जो इवेंट्स थे उनमें प्रथम स्थान प्राप्त किया। सेकंड पोजीशन 15वीं वाहिनी को मिली है। इसके साथ में बैडमिंटन है, जो 14वीं वाहिनी हमारी हिमाचल से आती है, उसने बैडमिंटन प्रतियोगिता को जीता है। और 1 मिनट ड्रिल है, जो कंपटीशन होता है, उसमें काफ़ी सारी इवेंट्स होती हैं, उसको हमारी 15वीं वाहिनी ने जो है यहाँ पर उसकी वो विजेता रही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पिछले 3 दिनों में हुई हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बाजपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक युवक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए कोतवाली में पुलिस को तहरीर दी और पुलिस ने कार्रवाई भी करना शुरू कर दिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत निवासी सागर बाबू बाजपुर के दोराहा में एक दुकान का काम करते थे और पास में बने दुकान स्वामी के घर में रहा करते थे, जहां देर रात अज्ञात कारणों के चलते सागर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दो ढाई महीने पहले मेरे लड़के को घर से अपना काम करवाने के लिए लाया था। तो उसके बाद मैं अभी दीपावली को गया था, तो ये एक लड़का और उसको फिर घर से लाया था बुला के जी अपने काम करवाने के लिए। उस लड़के का नाम कैब था और जो मालिक था उसका नाम शकील है और उसका भाई जो अकील खड़ा हुआ था। अभी इनने मारा है मेरे लड़के को। अब इन्हीं को बात मालूम होगा, हम समझिएगा, कह रहे हैं कि हमारे पास रात के 1-1:30 बजे फोन करा था इन्होंने, कहीं तुम्हारा लड़का ने फांसी खा ली है। जब वहाँ जाके देखा तो कह रहे हैं कि ये इंगल वाला जिसमें कपड़े डालते हैं, घर के इंगल होता है, कि उसमें बंधा हुआ था, रुमाल खटिया पे ऐसे करके चारपाई पे ऐसे टेक दिया था, दीवार पे टिका हुआ था। ये रात दोराहा चौकी पे एक सूचना आई थी 1 बजे के करीब कि दोराहा जो ग्राम महेशपुरा क्षेत्र में आता है, वहाँ पे एक यूपी का लड़का है, सागर बाबू नाम है, जिनका 19 वर्षीय हैं, हिंदू जाति से हैं। तो उन्होंने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। तो
इस सूचना पे तत्काल हमारे दोराहा चौकी से दरोगा जी वहाँ मौके पे पहुंचे, जिनके द्वारा देखा जा करके, और तो वाकई में जो है वो दरवाज़ा अंदर से बंद था। उन्होंने वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करके लॉक को तोड़ करके अंदर प्रवेश किया, तो जो सागर बाबू था उसकी डेड बॉडी जो है लटकी हुई मिली, जिनको उतार के उनके द्वारा उनका पंचायतनामा भर के और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो इस संबंध में जो भी पीएम रिपोर्ट होगी उसके उपरांत ही जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो हमारी। उधम सिंह नगर के तिलपुरी इलाके में जंगल से गुजर रही रेलवे लाइन पर एक हाथी ट्रेन की चपेट में आ गया है। टक्कर लगते ही हाथी पास में बने एक गड्ढे में जा गिरा, जो दलदल में बदल चुका था। हैरानी की बात तो यह है कि हाथी पिछले 15 घंटे से ज़्यादा समय तक दलदल में फंसा रहा, तड़पता रहा, लेकिन वन विभाग ने उसे बाहर निकालने में नाकाम रहा है। रेस्क्यू टीम और मशीनें मौके पर पहुंची हैं, कोशिशें भी की गई हैं, लेकिन हाथी को निकालने में विभाग पूरी तरह से फैल रहा है। ये कल हाथी का बच्चा ट्रेन के चपेट में आ गया है और ये चपेट में आने के बाद गड्ढे में गिरा हुआ है और ये बेचारा तड़प रहा है। इसका कोई रेस्क्यू नहीं हो रहा है, नहीं कोई इसको बचाने के लिए भी तो कोई आया है। आप देख सकते हो कैसे तड़प रहा है बेचारा। लगभग कितने घंटे हो गए? इसको हो गए 12 से 14 घंटे हो गए। मेरी एसडी मैडम से भी बात की, वो कह रही कि रात इसका ट्रीटमेंट हुआ है, इसको इंजेक्शन वगैरह लगा के गए हैं वो लोग, लेकिन इसको बचाने के लिए वो कह रहे हैं कि अगर हम इसको जेसीबी से उठवाते हैं तो हो सकता है कि हाथी को मतलब ज़्यादा दिक्कत हो, तो डॉक्टर आ रहे हैं, उसका उसको मतलब दवाई वगैरह दिलाएंगे, फिर उसके बाद इसको आउटसाइड ले जाने की प्रोसेस होगी करके कह रहे हैं। ये मतलब ये उन्हें पता है। बाकी मेरा ये कहना है कि इसको 12 घंटे हो गए हैं, ये तड़प रहा है बेचारा, इसको बचाया जल्दी से जल्दी विभाग द्वारा बचाया जाए। देखिए, जैसे कि गुलबोध से आने वाली ट्रेन से ये जो है एक्सीडेंट हुआ और ये रात 8 बजे से घायल है और यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसको तो मैं जो है विभाग की नाकारी समझूंगा कि उन्होंने अभी तक इस पर एक्शन नहीं लिया। अभी आरओ साहब से जानकारी मिली है कि इसे पेन किलर की दवाई दी गई है शाम, और अभी गंगटूर की टीम आ रही है, तो वो जो है इसका उपचार करेंगे और इसे बाहर रेस्क्यू किया जाएगा। नहीं देखिए, अब ये रेलवे ट्रैक है, जंगल के बीच से गुजर रहा है, इसमें सेंसर लगाए गए लेकिन अभी वो एक्टिव नहीं है। रेलवे द्वारा, ये रेलवे का काम है, उनके द्वारा सेंसर लगाए गए जो भी। लक्सर में लंढोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अवस्था को लेकर मरीजों ने हंगामा कर दिया है और अस्पताल के बाहर कुछ लोग धरने पर भी बैठ गए हैं, जिन्हें चिकित्सा प्रभारी ने समझा बुझाकर शांत भी कराया है। हरिद्वार में लक्सर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लंढौरा में एंटी रेबीज इंजेक्शन को लेकर लोगों में जमकर हंगामा हुआ। अस्पताल में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए अस्पताल में आए मरीज गेट पर धरने पर बैठ गए। लंढौरा निवासी साहिब राणा, आशु, रसीद, शहजाद आदि का कहना है कि अस्पताल में एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगाने पर बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं। रोहित गुप्ता का कहना है कि रेबीज की पहली डोज तो लगा दी गई है, लेकिन दूसरी डोज लगाने से मना किया जा रहा है। यहाँ की दिन प्रतिदिन बहुत शिकायत मिल रही थी सामुदायिक केंद्र की। यहाँ पर जितने भी पेशेंट हैं ना तो यहाँ पर सही से ट्रीटमेंट कर रहे, और सारी मशीनें जांच लिख के ऐसे बता देते हैं कि सारी मशीनें ख़राब पड़ी, रुड़की चले जाओ वहाँ जांच करा लो अपनी। और जो यहाँ पर डॉक्टर दवाई लिख के देते हैं, जो इनके फार्मासिस्ट है अंदर बैठे हुए, वो इन्हें ये बोलते हैं कि तुम दवाई बाहर से ले लो, यहाँ दवाई नहीं है। जब यहाँ पर पेशेंट इनके साथ लड़ता है, झगड़ता है, तब जाकर ये दवाई देते हैं बाहर से। तो बहुत बड़ी धांधली चल रही यहाँ पर। और जो ये डोज है रेबीज डोज, कल यहाँ पर कुछ पेशेंट आए थे, ये देखो वहाँ पर्चे, ठीक है। तो कल इन्हें डोज के लिए मना कर दी कि हमारे यहाँ डोज है नहीं। फिर उसके बाद ये मंगलौर गए आज, तो उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि भाई ये तो लंढौरा में है थे डोज कल, लेकिन लगाई क्यों नहीं। अब उसके बाद ये यहाँ पर आए, तो अब इन्होंने रात पता नहीं कौन सा इन्होंने सीएमओ ऑफिस खुलवाया, कौन सा इन्होंने दफ्तर खुलवाया, रात यहाँ डोज पैदा कर दी इन्होंने। तो ये मुझे लग रहा है कि सीधा सा आरोप में सीधा लगाऊंगा, ये डोज भी बाहर बेचने का काम कर रहे हैं यहाँ। और जितनी भी हमारी मतलब पेशेंट है लंढौरे के, सारे सबके साथ ये खिलवाड़ कर रहे। अगर इन्हें सही से काम नहीं करना तो क्या फ़ायदा, बंद करो, अपने घर चले जाओ।
आरोपी के अस्पताल कर्मी रेबीज इंजेक्शन खत्म होने की बात कहकर टरका देते हैं। अक्सर पहली डोज लगाने के बाद दूसरी डोज का समय छुट्टी वाले दिन का दिया जाता है। अस्पताल खुलने पर कहा जाता है कि लेट होने पर सेकंड या थर्ड डोज नहीं लगाई जाती। ये भी आरोप है कि अस्पताल में तैनात फार्मासिस्ट सुबह 10 बजे के बाद ड्यूटी पर पहुंचती हैं और 2 बजे से पहले औषधि भंडारण को बंद करके चली जाती हैं। कुत्ते ने काटा है और इन्होंने इंजेक्शन के लिए मैंने कर दिया था। अब बाहर तो मिल रहा है 350 का, अब बाहर से लेंगे तो फायदा ही क्या, फिर बाहर से करा लें, बंद करो। फिर जब अब नहीं है तो ये क्या करे। कल भी मैंने कर दिया था, कल बुलाया था, मंगलौर गए थे, उड़ के। अब अगर हमें ऐसे ही जाना तो कभी वहाँ फिर क्या फायदा, फिर तो हम यहीं पे लगवा लेंगे। यहाँ से मिली, कुछ खता बाहर से ले लियो, वो बाहर की दवा मैंने ले ली, फिर क्यों लूँ वहाँ से जब यहाँ से है तो दे रहे क्यों नहीं। दवाई है यहाँ पे जो लिखी थी फिर लिखी थी क्यों जब है नहीं, या तो लिखते ना या लिखी तो फिर रहते है जी। फिर मैंने बाहर से मिल ली हो, जो इन्हें दी थी वो इस्तेमाल करी। फार्मासिस्ट की लापरवाही के चलते मरीज को दवाई नहीं मिल पाती। फार्मासिस्ट रुचि राणा का कहना है कि वो नियमित रूप से ड्यूटी पर आती हैं। अस्पताल में अनियमितताओं का आरोप लगाना निराधार है। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर विक्रांत सिरोही का कहना है कि अस्पताल में शेड्यूल के हिसाब से रेबीज इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। फार्मासिस्ट विभागीय कार्य में गई हुई थी। इस बात को लेकर कुछ लोग निराधार आरोप लगाकर हंगामा कर रहे हैं। कल दरअसल मैं रुड़की नगर निगम में भी कार्यरत हूँ। कल हमारा एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन होना था, जिसकी वजह से मैं अस्पताल नहीं आया था। कल यहाँ पर कुछ मरीजों और स्टाफ के बीच में कुछ नोक-झोंक हुई, जिसका मुझे पता चला। ऐसा नहीं होता है, जो इंजेक्शन होते हैं ARV के, उसमें हम लोगों का एक शेड्यूल होता है, तो वो उसी शेड्यूल के अनुसार वो दवाइयाँ लगाई जाती हैं। यदि वो नहीं होती हैं इन केस हमारे पास, तो या तो हम उनको मंगलौर भेजते हैं या हम रुड़की सिविल हॉस्पिटल भेजते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास कल स्टॉक नहीं था, ये बात सच है, लेकिन हमारे पास आज पूरा अवेलेबल स्टॉक है और अब जो भी पेशेंट आएगा हम उनको जो भी है सब किया जाएगा। देखिए, वो आपके सामने ही हुआ था कि मरीज़ उस दिन नहीं आया था, तो मैं अक्सर ये लिख देता हूँ कि जिस दिन मरीज़ नहीं आएगा तो मैं उस दिन लिख दूंगा उसके कागज़ पे कि पेशेंट इज़ नॉट प्रेजेंट। नहीं, हमारे पास भरपूर मात्रा में दवाई। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी होता है, तो हम उनसे बोल देते हैं कि आप इनको बाज़ार से। सर, हमारा सब कुछ ऑनलाइन होता है। हम यहाँ से ऑनलाइन डिमांड भेजते हैं, वहाँ से ऑनलाइन हमको निर्गत होती हैं, फिर वहाँ से कोई बंदा उनको जाकर ले आता है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सरकारी अस्पतालों में बेहतर व्यवस्था का दावा जरूर करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है, जिससे मरीज और उनके परिजनों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। हरिद्वार में लक्सर के खानपुर क्षेत्र में सड़क निर्माण घटिया सामग्री इस्तेमाल को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है और विभागीय कार्रवाई करने में अधिकारियों के हाथ कांप रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।